2014 में मोदी जी आए थे तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ था मार्केट भागी थी। आपका रेगुलेशन आपके अंदर माइंड में होना चाहिए कि भाई मैं उधार लेके काम नहीं करूंगा। ये भारत की एक ऐसी सभ्यता रही है जहाँ पे हमेशा सबकी बुरी नजर रही है। अब वहाँ पे जो ट्रिगर है वो ये है कि आप 1 लाख की कैपिटल से अगर 2 लाख का खरीदोगे स्टॉक्स, तो वो अगर मार्केट में क्रैश आए तो आपको डबल का नुकसान होगा। मार्केट को क्रैश कैसे करते फिर इस सिचुएशन में? देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने अमित शाह जी ने अपने को कॉन्फिडेंट दिखाने के लिए बोल दिया कि भाई मार्केट शूट अप करेगी। वाकई में शूट अप भी करी। 1 हफ्ता पहले लमसम उन्होंने बोला था और वो करी भी, लेकिन उस दिन टॉप बना करके गिरी भी और भयंकर गिरी। क्यों गिरी? क्योंकि वो जो नंबर काउंट हो रहा था वो दोपहर तक जितना हुआ था, जिस टाइम तक मार्केट ओपन होती उस टाइम पे उनको डाइसी हो रहा था लोगों को कि ये क्या होने वाला है, क्योंकि 400 तो आ नहीं रहा था और उन्हें ये पहले के एनालिसिस से पता नहीं था कि जितना आ रहा है उससे बन जाएगी सरकार, ये पता नहीं था। तो वो उस टाइम पे जो भी अफवाह थी उसके बेसिस पे बड़ा अच्छा मैनिपुलेशन करवाया गया। इसको थोड़ा और आप एक्सपैंड करिए कि जो लोग शायद ट्रेडिंग नहीं समझते उनके लिए, क्योंकि आपने कहा कि शूटअप हुआ और उसके बाद में गिरा भी क्योंकि लोगों को दिख रहा था कि 400 सीट्स जो बोली थी वो शायद नहीं पहुंचेगा। तो इसका एक ट्रेडर के माइंड पे किस तरह से अफेक्ट होता है और वो अपने जो भी उनके इन्वेस्टमेंट्स है, स्टॉक्स है, वो बेचने क्यों लग जाता है जब उसे पता चलता है? अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मैंने बताया ना कि उस दिन शूट अप किया, 4th को एक टॉप बना करके गिरना चालू हो गया। तो ये इसका रीज़न मैं बताता हूँ। ट्रेडर या इन्वेस्टर को क्या पैटर्न, अच्छी बात है कि ट्रेडर ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। उसने देखा 2014 में मोदी जी आए थे तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ था मार्केट भागी थी। 19 में भी लमसम ऐसा ही कुछ हुआ, पहले से या थोड़ा सा जो भी है भागती हुई दिखी उनको। तो उस सिचुएशन को उन्होंने समझा कि हाँ भाई इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए। अब उस चीज़ को वो दांव लगा के बैठ गए। कई सारे लोग तो ऐसे थे जिन्होंने इधर उधर से उधार लेकर के, और मैं आपको बताऊं ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जो भी है, आप रियल एस्टेट में भी अगर पैसा लगा रहे हो तो उधार लेके मत लगाओ, वही आपको हमेशा मारती है और आपको ये पता नहीं रहता। अब देखिए सेबी जो भी कर रहा है या इवन हमको खुद अवेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि सेबी जो करेगा वो तो एक मतलब रेगुलेटरी इफेक्ट हो गया। आपका रेगुलेशन आपके अंदर माइंड में होना चाहिए कि भाई मैं उधार लेके काम नहीं करूंगा। ये अब वहां पे जो ट्रिगर है वो ये है कि आप 1 लाख की कैपिटल से अगर 2 लाख का खरीदोगे सामान, मतलब स्टॉक्स, तो वो अगर मार्केट में क्रैश आए तो आपको डबल का नुकसान होगा। और फिर बहुत सारे ट्रेडर्स जाकर के गलत काम कर लेते हैं, अपने को कुछ चोट पहुंचा लेते हैं इस वजह से कि भाई मार्केट क्रैश हो गई। अब आप इनडायरेक्टली देखो तो ये मास में बहुत बड़ा लोगों को नुकसान पहुंचाने का भी एक हथकंडा है। आप 2000 क्रैश में देखो, हम मुंबई में बैठे हुए, कितने लोगों का नुकसान होता है, ब्लड बात कहा जाता है मार्केट की। तो ये जो ब्लड बात है, ये एक तरीके से, अब इसको मैं और दूसरे तरीके से कनेक्ट करूंगा। देखिए भारत की एक ऐसी सभ्यता रही है जहाँ पे हमेशा सबकी बुरी नज़र रही है। मुगल्स आए, ठीक है, अब मुगल्स आए, हर कोई इब्राहिम लोधी जैसा नहीं होता देशभक्त। मुगल्स आए, बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग आए और उन्होंने यहाँ पे शोषण किया, लूट करके ले गए। उसके बाद में अंग्रेज़ आए। अब मैं अगर एग्जांपल बताऊं, उस टाइम पे जो हम लोग लड़े थे और उसके बाद में हम जीत भी गए थे, अफगानिस्तान के आसपास जब लड़े थे, तो वहाँ के बाद में ब्रिटिशर्स आए एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी और बड़े प्यार से आए, बड़े आराम से चीज़ें करी और फिर धीरे से हमारे ऊपर पैठ बना ली। फिर भी हम यही बोलेंगे, उनको ऐसा लगता है उन्होंने रूल किया, रूल करने दिया नहीं गया। यहाँ पे थोड़े से हमारे देश में हमेशा से वैसे लोग रहे जो उनके साथ, जो भी बाहर की पार्टी आई है उसके साथ मिल जाते थे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, और उसी वजह से पूरे देश को नुकसान हुआ। तो अब वहाँ पे जो सिचुएशंस आती थी उसमें भी आप देखो, अंग्रेज़ों ने रेलवे लाइंस बिछाई। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ड्रॉट एंड फेमेन की बात जो होती है यहाँ पे आए, वो एक्चुअल में आए नहीं, लाए गए। कैसे? यहाँ का किसान सारा पैसा जितना भी पैदावार है वो सारा एक्सपोर्ट हुआ जा रहा है ब्रिटेन में। यहाँ के कॉटन के जितने भी ब्रीड्स थी वो सारी आज यूके पैदा कर रहा है। यहाँ पे कोई पैदावार नहीं हो रही है उस चीज़ की। यहाँ पे जो कॉटन पैदा हो रहा है वो फर्जी पैदा हो रहा है। यहाँ पे हम सब जानते हैं व्हीट, राइस, ये सब ब्रिटिशर्स का लाया हुआ, पोटैटो, टोमेटो सब उनका लाया हुआ। अल्टीमेटली हमारी प्रॉब्लम्स क्या है कि हम अपनी कंट्री की जो चीज़ें हैं उनको संभाल के नहीं रख पाए। अभी हमको संभालने का टाइम आ गया, क्योंकि हमें पता है यहाँ से हम फिर से बहुत बड़ा ग्रो कर सकते हैं और पूरी दुनिया की नज़र हम पे है। अभी मैं चाइना के बारे में भी कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो मैं जॉर्ज सोरोस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कोई पर्सन मान लीजिए कि अगर टारगेट करके भी आया है आपको, लेकिन अगर आप शील्ड पहने हो, आर्मर पहने हो, तो आपको कुछ नहीं कर सकता। तो आपको वो शील्ड पहन लेनी है। अगर आपने वो शील्ड नहीं पहनी तो फिर चांसेस हैं कि वो दिक्कत आएगी। और मेरा पॉइंट इस वीडियो से सीधा सा है आपकी पूरी जनता के माध्यम से कि ये शील्ड सबके सब पहन लें। और मुंबई की जनता इस चीज़ में बहुत अवेयर है, महाराष्ट्र की जनता बहुत अवेयर है, क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल यहीं पे ही है। तो ये अगर यहाँ से चालू हो जाए तो पूरी अपनी भारत की जनता में फैल जाए तो ये नुकसान नहीं कर पाएंगे जो ये सोच रहे हैं। तो ये एक एडवांटेज हमको मिल सकता है। दूसरी चीज़ जो मैं बात कर रहा था चाइना की, अभी रिसेंट में हमने देखा है कि
लमसम 24% चाइना की मार्केट रैली कर गई है कुछ ही दिनों के अंदर। अब ये जो 24% रैली कर गई है किस वजह से कर गई है? क्योंकि वहाँ पे एक रियल एस्टेट का क्राइसिस चल रहा था। वहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी है एवरग्रैंड, उसका हाँ। एक नुकसान चल रहा था। बीच में कुछ चाइनीज़ बैंकरप्ट हुए हैं। उन सब सिचुएशंस के बेसिस पे चाइना ने क्या किया है, अपना एक स्टिमुलस पैकेज दे दिया जिसमें इंटरेस्ट रेट को घटा दिया है। और वो जो स्ट्रेटजी यूएस अपना रहा था 2008 के बाद में कि पैसा रिलीज करे पड़ा है, लिक्विडिटी बढ़ाए पड़ा है, चाइना वैसा नहीं कर रहा था। Correct. चाइना ने क्या किया, देखा कि यार ये तो बिना किसी अपनी बैलेंस शीट को बिना मजबूत किए कर रहे हैं, ना इनके पास गोल्ड है ना सही से कुछ भी रिसोर्सेज हैं। चाइना ने दूसरा स्ट्रैटेजी अपनाया, उसने अपना बैलेंस शीट मजबूत कर लिया गोल्ड वगैरह बाय करके। अगर आप पीछे देखोगे रिसेंट में तो उसने खूब गोल्ड बाय किया। सेम चीज़ इंडिया ने भी की है। अब जब ये खूब गोल्ड बाय किया, उसकी बैलेंस शीट मजबूत हो गई, अब उसने फंड रिलीज मतलब ओपन मार्केट में पैसा डालना चालू किया, बॉन्ड वगैरह बाय करके पैसा आ रहा है मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट उनकी भाग रही है। अब देखिए यहाँ से कुछ एफआईआईज ने सेलिंग भी करी, अच्छी खासी सेलिंग करी है, पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ सेलिंग करी है। वो पैसा ले जा रहे हैं कहाँ पे? चाइना में। अब एक और चीज़ आपको बता दूँ, जो पैटर्न मैंने देखा है चाइना में एक बड़ा स्पाइक 7 में आया, 14 में एक बड़ा स्पाइक आया, लेकिन उस 14 के स्पाइक ने 7 के स्पाइक को नहीं तोड़ा। 2021 में एक स्पाइक आया, उसने 14 के स्पाइक को नहीं तोड़ा। और अभी जो स्पाइक आ रहा है, अब चांसेस ये दिख रहे हैं कि शायद उसको तोड़े, हो सकता है 21 वाले को, हो सकता है 14 वाले को ना तोड़े। लेकिन इससे एक चीज़ समझ में आती है कि जो चार्ट का पैटर्न है वो क्या बता रहा है कि चाइना का जो नेचर है हमेशा से कि वो धोखा देता है। वो धोखा देने वाली सिचुएशन जो है वो चार्ट में दिख रही है कि लोगों का इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन ये करेक्टिव चार्ट राइज है। तो राइज जो चार्ट में करेक्टिव दिख रहा है, मतलब कि जो दिख रहा है कि बढ़ रहा है, वो ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं करने वाला। अब वो जो सस्टेन नहीं करने वाला, मतलब हो सकता है यहाँ से रैली मार्केट डबल हो जाए उनकी जो भी है, लेकिन वो सस्टेन नहीं करने वाला। मतलब सस्टेन नहीं करने वाला मतलब ऊपर जाएगा तो गिरेगा भी, गिरेगा भी। मतलब अगर आप 7 में देखोगे ना, तो ऐसा ऊपर जा करके स्पाइक करके फिर नीचे वापस उसी जगह पे, फिर टाइम तक वेट किया, फिर उसने कुछ अपनी सिचुएशन बदली, अपनी पूरी दुनिया में इमेज बदली, 14 में फिर राइज हुआ, फिर वापस क्रैश, मतलब सस्टेन ही नहीं कर पा रहा। राइट। तो ये हर बार हुआ है उसके साथ में। 2021 में तो ऐसे टाइप का गिरावट है, मतलब स्पाइक भी नहीं हुआ। मतलब जितना इन जनरल यहाँ दोनों जगहों पे 7 और 14 में स्पाइक हुआ है, वो हुआ ही नहीं इधर। अब यहाँ पे जो चाइना की सिचुएशन को अगर आप देखो, तो चाइना क्या कर रहा था, ब्रिक्स हमारा जो है 5 कंट्रीज का था, उसमें वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान को लाने की कोशिश कर रहा है। उसमें ऐसी टर्की और पता नहीं कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज को लाने की कोशिश कर रहा है जो इंडिया सपोर्टिव नहीं है। अब उससे अच्छा पहले क्या बातें कर रहा था, पहले बातें ये हो रही थी अफ्रीका की भी कुछ कंट्रीज को ला रहा है। पहले बातें ये हो रही थी कि ब्रिक्स की एक करेंसी आएगी जो कि डॉलर को डिफीट करेगी, जो डॉलर क्योंकि अच्छा नहीं है, डॉलर बड़ा 70% हालांकि ट्रेड डॉलर में ही होता है। तो इंडिया उसके मंसूबों को जानता है। मैं कहूँगा मोदी जी आज के चाणक्य, उन्होंने पहले से तैयारी चालू कर दी, लेकिन अभी 10 साल और लगेंगे कि सारी कंट्रीज इंडियन रुपीज़ को एक्सेप्ट करना चालू करें। तो अब ये चीज़ चाइना भी कर रहा है, और चाइना ने क्या किया, ब्रिक्स की करेंसी लाएंगे ऐसा एक वो बनाया। 1.5 साल से यही बातें चल रही थी, लेकिन अभी उसने मंशा पलट दी अपनी, वो अपनी चाइनीज़ युआन को ला रहा है एज अ मेजर करेंसी। तो उसकी वजह से किसको सबसे बड़ा नुकसान होने वाला, देखिए अगर कोई भी कंट्री, अब जैसे यूएस ने क्या किया रशिया के साथ में, जितना उसका $500 बिलियन की कितना $600 बिलियन यूएसडी में था, वो फ्रीज कर दिया। अब रशिया कुछ कर नहीं पा रहा, सस्ता तेल बेच रहा है तो वो भी यूरोप खरीद नहीं रहा है। वो तो इंडिया ने थोड़ा संभाल लिया सिचुएशन को कि इधर रॉ क्रूड ऑयल यहाँ पे लेके आया और उसको रिफाइन करके फिर उन्हीं को बेचा, यूरोप को और यूएस को बेचा, और वो उन्होंने खरीदा भी। तो मतलब एक बात आप समझो कि उसकी तो गला ही पकड़ लिया यूएस ने रशिया का। वो सिचुएशन आप सोचो कि अगर इंडिया पेट्रो युआन जो लाने की कोशिश कर रहा है चाइना, और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज उसको एक्सेप्ट भी कर रही कि हाँ भाई हमारा भला होगा इसमें, वो सिचुएशन इंडिया के लिए बड़ी काल वाली हो जाएगी अगर ऐसा हुआ। क्योंकि आप समझो कि आप जैसे यूएस ने किया रशिया के साथ, वैसा इंडिया के साथ हो सकता है कि इंडिया भी फिर जबरदस्ती उस रिजर्व को बनाने की कोशिश करेगा, तो वहां पे ये दिक्कत आ सकती है।